Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So basically today's topic is going to be endometrial hyperplasia. अच्छा, इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है. अगर आपने स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ी 4th ईयर में तो जो क्या नाम था रॉबिन्स थी ना, उसमें जो दी हुई थी ना वो थी कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और फिर आगे टिपिकल, एटिपिकल ना. तो वो जो है ना वो पुरानी क्लासिफिकेशन हम यूज़ नहीं करते. हम जो आजकल क्लासिफिकेशन जो RCOG ने रिकमेंड किया ना वो 2014 WHO क्लासिफिकेशन है, ठीक है, रिवाइज्ड, ये यूज़ होती है. तो वो बड़ी आसान है ये, ठीक है. तो वो सारा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स और सिंपल वो निकल गया है और इसको हमने दो में डिवाइड कर दिया है कि एटिपिकल सेल्स हैं या नहीं. मतलब कि विदाउट एटिपिया मतलब थोड़ा बेहतर होगा, इसमें एटिपिकल चेंजेस नहीं आएंगी. अब एटिपिकल चेंजेस क्या होती हैं जो सेल्स के अंदर आती हैं? एक तो डिस्प्लास्टिक चेंजेस आती हैं जो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया और इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया के लिए यूज़ होती हैं. इसमें आ जाते हैं कि वही इंक्रीज्ड न्यूक्लियर टू क्रोमैटिन रेशियो, लॉस ऑफ पोलैरिटी ऑफ सेल्स और साइज़ जो है वो उनका ज़्यादा हो जाता है. तो ये सारी एटिपिकल चेंजेस हैं. तो फिर एक है हमारे पास जिसमें एटिपिकल चेंजेस होती हैं, दैट इज़ विद एटिपिया. तो ये दो टाइप्स हो जाती हैं इसकी. अब आगे जो है वो जनरली अगर बात करें तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया EH होता क्या है कि इट इज़ बेसिकली दी प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स. ठीक है, एंडोमेट्रियल, आई नीड अ बेटर पेन, दिस इज़ नॉट, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की जो है वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है. ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशियो जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशियो ज़्यादा हो जाती है. तो अब अगर इसकी हम डिटेल करें तो सबसे पहले आपको रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो पता होने चाहिए. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जिससे एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए. जो एस्ट्रोजन है वो क्या करती है कि वो जाके रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है जो एंडोमेट्रियम में होते हैं और हाइपरप्लेजिया कराती है. कोई भी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं ना उनके न्यूक्लियाई में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं तो वो उन पर एक्ट करेगी. विदाउट प्रोजेस्टेरॉन उसको अपोज नहीं करी. इसीलिए कहते हैं कि एज लॉन्ग एज अ फीमेल हैज़ अ यूट्रस यू आर नॉट सपोज टू गिव हर एस्ट्रोजन ओनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. जब तक उसमें यूट्रस है और आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, आपने साथ में प्रोजेस्ट्रोजन लाजमी देने हैं, वरना हाइपरप्लेजिया होगा ही होगा. ठीक है, ये तो समझ आ गई हमें बात. अब बात यह है कि ये इंक्रीज एस्ट्रोजन किस किस सिचुएशन में होगी. सबसे पहली कॉमन चीज़ ओबेसिटी. अगर फीमेल जो है वो मोटी है तो क्या होगा कि जो एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, वो पेरिफेरल टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे एस्ट्रोजन पे. तो हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट हो गई. दूसरी हाइपर, ये मतलब कॉमन सेंस है ना. दूसरी हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट कब होती है? जब पेशेंट को एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं. ठीक है, एन ओव्यूलेशन में. अब एन ओव्यूलेशन कब हो सकती है? पेरीमेनोपॉज, व्हेन शी इज लाइक अबाउट टू रीच मेनोपॉज, या फिर PCOS जिसमें एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं. तो फिर PCOS के केस में आपको खुद उसे विथड्रॉ ब्लीड करानी पड़ेगी. तीसरी कैटेगरी आ जाती है कोई ऐसे ट्यूमर्स बॉडी में जो कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं. वो कौन से होते हैं? मैं एक क्लू देती हूँ. हम ये कहते हैं कि अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो हमने एक बेसिक स्कैन तो कराना ही है ना, बेसलाइन स्कैन जिसे कहेंगे. और अगर आपको स्कैन पे ओवेरियन ट्यूमर लग रहा है तो आप सस्पेक्ट करोगे कि प्रॉबेबली ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है. ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में हमें, अगर आपको याद है, हमने पैथोलॉजी में पढ़ेगा कॉल एक्सनर बॉडीज़ होती हैं. हमने निमोनिक एक पढ़ा था कि कॉल योर ग्रैनी. ठीक है, और ये जो है ये पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल में ज़्यादा होता है. कॉल एक्सनर लिख दी, ग्रैनुलोसा सेल लिखना था, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर. और इनके लिए हम कंफर्म करने के लिए कौन से लेवल्स हम कराते हैं? ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर के मार्कर्स क्या होते हैं? सीरम इनहिबिन होता है, सीरम इनहिबिन, और साथ में एस्ट्राडायोल, सीरम एस्ट्राडायोल. वो तो ज़्यादा हो गया ना क्योंकि एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग है ये. ठीक है, तो ये बातें होंगी. फिर रिस्क फैक्टर क्या आ जाता है इसके अलावा? ड्रग इंड्यूस्ड, अगर वो टमॉक्सिफिन थेरेपी ले, टमॉक्सिफिन कब यूज़ होगी? ब्रेस्ट CA में. तो ब्रेस्ट CA के ट्रीटमेंट के लिए अगर वो कोई जो है वो एरोमेटेज इनहिबिटर्स ले, तो एरोमेटेज इनहिबिटर जैसे कि एस्ट्रा, क्या होता था, लीट्रोजोल या फिर एस्ट्राजायोल,
इनमें जो एनास्ट्रोजोल या लीट्रोजोल इनका इतना बुरा इफेक्ट नहीं था, लेकिन टमॉक्सिफेन जो है वो हाइपरप्लेजिया कराती है, तो आपने उसको केयरफुल लेना है। हाइपरप्लेजिया के पेशेंट को जो ऑलरेडी हाइपरप्लेजिया पे उनको एवं नहीं टमॉक्सिफेन शुरू करा देनी, प्रॉपर रिव्यू करके सोच समझ के उनका डेंजर है। फिर आ जाती है थोड़े अनकॉमन है, जिनमें आ जाते हैं इम्यूनोसप्रेशन या फिर रिपीटेड इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन मतलब बार बार होने मतलब इम्यूनोसप्रेस्टेड है। तो ये 5 रिस्क फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट। अच्छा, इसकी जो मैनेजमेंट है, पहले हम विदाउट एटिपिया वाले को हम देखेंगे। अगर किसी को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले पेशेंट आएगी आपके पास। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का? ब्लीडिंग। शी विल कम विद एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग, पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के साथ आएगी। अगर कोई पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आती है तो उसके क्या 2 कॉमन कॉजेज होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो इग्नोर हो जाता है, बच्चे नहीं सोचते, दैट इज वेजाइनल एट्रोफी। इसके अलावा वी हैव द सेकेंड कॉज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो आप उसका स्कैन कराएंगे, उसमें आप थिकनेस देखेंगे। ठीक है, टीवीएस में थिकनेस अच्छी नज़र आती है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कराने। एब्डोमिनल में इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। फिर जो है वो आप उसकी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी आउट पेशेंट भी कर सकते हैं या हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं। अगर आउट पेशेंट पाइपल से नहीं आ रहा, उसमें आपको हाइपरप्लेजिया दिखेगा और आपको पता चल गया कि वो है विदाउट एटिपिया। तो आपने सबसे पहले बताना है कि विदाउट एटिपिया में 5% से भी कम रिस्क होता है कन्वर्जन टू कैंसर ओवर 20 ईयर्स, मतलब ये अच्छा है। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन खुद ही ठीक हो जाता है। इसके कुछ रिवर्सिबल, अभी हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं, 5 रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताया, उसमें से ओबेसिटी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रिवर्सिबल है। जाहिर है वो वज़न कम कर सकती है औरत, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप उसको स्विच करा सकते हो। अच्छा, तो इसमें अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करें ना और फॉलो अप करें, मतलब उसके सर्वेलेंस करें, ट्रीटमेंट ना भी है तो भी वो रिग्रेस हो जाएगा, बड़े चांसेस हैं। लेकिन आपने ट्रीटमेंट उन केसेस में देना है अगर वो रिग्रेस नहीं कर रहा, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो नहीं ठीक हो रहा, मतलब 6 मंथली आप उसकी बायोप्सी से ही ऑब्जर्व करोगे ना, आँखों में आपके लेज़र तो नहीं लगा हो जो आप देखोगे कि हाइपरप्लेजिया ठीक हुआ या नहीं, या फिर उसकी ब्लीडिंग अब नॉर्मल है तो आप कहोगे यार इसको ट्रीटमेंट दे देते हैं, इसके मतलब सिम्टोमेटिक इश्यूज़ आ रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने उसे देनी है लोकल प्रोजेस्टेजेंस। लोकल मतलब वो हाइपरप्लेजिया की जो जगह है, ये यूट्रस है ना, तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो तो इधर ही वो रहे, तो आप माइरीना डाल दोगे उसको। ठीक है, दैट इज़ कि आप उसको लिवोनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्रिन सिस्टम पे डाल दोगे, ये बेस्ट है। लेकिन अगर वो मना कर रही है, अगर वो फर्टिलिटी चाहती है, अगर उसका और मसले हैं, तो फिर आप उसे कंटिन्यूस ओरल दोगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन और नॉरहेथिस्टेरॉन। जो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन है 10 से 20 mg पर डे, ठीक है, और नॉरहेथिस्टेरॉन है 10 to 15 mg पर डे। ठीक है, 10 से 20 mg पर डे और 10 से 20 mg पर डे और 10 to 15 mg पर डे, तो ये हमारे कॉमन आ जाते हैं। फिर आपने उसको ट्रीट कैसे करना है? ट्रीट आपने करना है 6 मंथली ट्रीटमेंट देना है। लिवोनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्रिन सिस्टम आप जो है वैसे 5 साल की रख सकते हैं, लेकिन आपने 6 मंथ्स के बाद उसकी बायोप्सी करके देखना है कि क्या है। तो 6 मंथ्स के बाद आप 6 मंथ्स के बाद आप उसको मतलब फॉलो अप करोगे। तो अगर एक बायोप्सी नेगेटिव आ गई है, फिर 6 महीने बाद दोबारा दूसरी भी नेगेटिव आ गई, मतलब 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव बायोप्सीज आ गई हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अब वो जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, हाइपरप्लेजिया रिग्रेस कर गया। फिर आप एनुअल बायोप्सीज करोगे उसके, सिर्फ साल में एक दफ़ा। एनुअल बायोप्सीज भी उनकी करनी जिनका BMI ज़्यादा है